हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पर आधारित फ्री यूट्यूब वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो नंबर 1 अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न का मैंने प्रैक्टिस कराया है। मैं फिर से बता दूं कि इन सारे वीडियो सीरीज़ के अंदर आप सभी को छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण टॉपिक्स सीजीजीएस का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनजाति, पंचायती राज सिस्टम, जनगणना, समसामयिकी, सारे टॉपिक से आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आप सभी का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आप सभी से फिर से कि मैं एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम प्रीलिम्स होगा नहीं तब तक मैं आप सभी के लिए इस तरह का वीडियो सीरीज़ लेकर आते रहूँगा और कोशिश करूँगा कि कम से कम 500 क्वेश्चन जो है आप सभी का प्रैक्टिस करा दूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले के वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस कराया था, तो आज हम जो ये दूसरा वीडियो नंबर 2 है, इसमें हम 21 से शुरू करेंगे। और ये रहा पहला प्रश्न आज का, और प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में विचार करें। पहला कथन है कि वर्ष 2026 में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 131 पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं। दूसरा कथन है छत्तीसगढ़ की बुधरी ताटी और डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गोडबोले को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तीसरा कथन है बुधरी ताटी जी को बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए यह सम्मान जो है सम्मानित किया गया है। इन तीनों कथनों को देखिए, ध्यान से पढ़िए और फिर चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है उसका उत्तर जो है सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। इस वर्ष 2026 में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 131 पद्म पुरस्कारों को वितरित किया गया है। और जो छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को, मतलब कह लीजिए कि 2 पुरस्कार जो है पद्मश्री छत्तीसगढ़ में मिला है। रामचंद्र और सुनीता जो गोडबोले हैं, इन दोनों को एक साथ एक पद्मश्री दिया गया है और बुधरी ताटी को एक पद्मश्री दिया गया है। ये दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन जो है ये गलत हो जाता है। रीज़न ये कि जो बुधरी ताटी हैं, इनको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए नहीं दिया गया, इनको समाज सेवा के लिए दिया गया है, इसलिए कथन गलत हो जाता है। और जो ये रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से पद्मश्री दिया गया है। किस लिए? तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर आयुर्वेदिक रूप से चिकित्सा करने के लिए दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पद्मश्री पुरस्कार इस बार छत्तीसगढ़ को मिला है, यहाँ से प्रश्न जो है आप सभी को एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही कंठस्थ करके रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 22वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास के आधार पर उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस तरह के प्रश्न भी आप सभी से पूछा जाता है। ठीक है, ये 4 जनजातियों को नाम दिया गया, इनको आपको अरेंज करना है कि छत्तीसगढ़ में उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर निवास करने वाले जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें जो पहाड़ी कोरवा है ये आपको उत्तर की ओर मिलेगा। ठीक है, पहाड़ी कोरवा के बाद आप सभी को देखने को मिलेगा जो बिरहोर जनजाति है। ठीक है, बिरहोर जनजाति के बाद आप सभी को देखने को मिलेगा जो भुंजिया जनजाति है, और दोरला सबसे नीचे बस्तर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। मतलब ये पहला नंबर पे सबसे नॉर्थ में ये हो जाएगा, उसके बाद बिरहोर ये दूसरे नंबर पे, फिर नीचे और आएंगे तो आप सभी को भुंजिया, और फिर सबसे नीचे दोरला। तो क्रम हमारा क्या हो जाएगा? 4 के बाद ये हमारा बिरहोर, मतलब 1 4 1 2 3 ऐसा कुछ होगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आशा करता हूं कि आपका सही हुआ होगा। 23वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित दाऊ मंदरा जी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए सहकारिता के क्षेत्र में, बी खेल के क्षेत्र में, सी लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में, और डी अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है 2001 से हुआ था। ठीक है, और जो पहला सम्मान मिला था वो झाड़ू राम देवांगन जी को मिला था। आपको ये भी याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है झाड़ू राम देवांगन। लेकिन आप सभी को अभी ये पूछा जाएगा कि 2025 में किसको दिया गया था, लेटेस्ट वाला आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 2025 में ये सम्मान किसको मिला था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो सम्मान और अलंकरण वाला है, राज्य अलंकरण से संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता ही है, तो आप इसको भी अवश्य कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
24वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब जिस भी ये चारों जनजातियों में से जिसकी जनजाति कम है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा, इस सीक्वेंस में आरोही मतलब उनकी जनसंख्या के बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन चारों में देखेंगे तो सबसे कम जो है आपको कमार जनजाति का देखने को मिलेगा, तो ये पहला हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे बैगा जनजाति, तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा कंवर, और चौथे नंबर पे गोंड जनजाति। ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जनजाति जो आप सभी को पता होगा कि गोंड जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। मतलब हमारा दो के बाद 3, 2, 3, 4, 1, देखिए 2, 3, 4, 1 ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। 25वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से संबंधित निम्नलिखित शासक हैं। ठीक है, 4 यहाँ पे शासकों का नाम दिया गया जो कि छिंदक नागवंश से हैं, इसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, 4 में से कौन ऐसे 3 हैं जो छिंदक नागवंश से संबंधित हैं। इसके बाद इन चारों विकल्पों में से आपको सही को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सोमेश्वर देव जो हैं ये हैं बिल्कुल छिंदक नागवंश के, जो कन्हर देव हैं ये भी हैं, नरसिंह देव हैं ये भी हैं, लेकिन जयदेव जो है ये छिंदक नागवंश से संबंधित नहीं है। मतलब 1, 2, 3 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल जो कि 1818 से 1830 तक था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? ए कैप्टन एडमंड, बी कैप्टन एग्न्यू, सी कैप्टन हंटर, या फिर डी कैप्टन सैंडिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज कई बार से यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, जो कैप्टन एडमंड है उनको छत्तीसगढ़ का प्रथम सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था 1818 के अंतर्गत। ठीक है, भोसला साम्राज्य से जब ब्रिटिश संरक्षण काल आया था जो कि 1818 से 1830 तक था, तो संरक्षण काल के शुरुआत में ही जो सुपरिटेंडेंट बनाया गया था पहले नंबर के, वो कैप्टन एडमंड जी को ही बनाया गया था। राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 इज राजा वीर सेन द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जरूर देखिएगा। पर्यटन वाले जो सेक्शन है वहाँ से भी पूछा जाता है, स्थापत्य से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी इन टॉपिक्स को आपके सामने आए तो एक बार रिवाइज जरूर करके जाया करिए। ठीक है, तो देखिए जब भी मैं ऐसा प्रश्न ला रहा हूँ तो आप सभी को ये करना है कि ये प्रश्न बन तो गया, लेकिन संबंधित जो टॉपिक है उसको उस दिन एक बार जरूर फटाफट एक झलक देख के आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए महामाया मंदिर, बी भोरमदेव मंदिर, सी राजीव लोचन मंदिर, या फिर डी माँ बम्बलेश्वरी मंदिर। बताइए। तो राजा वीर सेन जी के द्वारा माँ बम्बलेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया गया था जो कि डोंगरगढ़ में है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, उन्होंने ही निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की ओर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके थोड़ा आराम से सारे कथनों को पढ़िए, फिर उत्तर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1955 में सोवियत संघ की सहायता से हुई थी। दूसरा है बाल्को, ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 24 नवंबर 1965 में की गई थी। तीसरा जामुल सीमेंट वर्क्स प्रदेश के दुर्ग जिले में स्थित है। और चौथा विकल्प है, कथन है, भोरमदेव शक्कर कारखाना जो है रामहेपुर कवर्धा जिले के अंदर स्थित है। बताइए तो कौन सा विकल्प सही होगा इन चारों कथनों के अनुसार? उनकी सत्यता के आधार पर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो देखिए जो भिलाई स्टील प्लांट जो है इसका स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ था 1955 में। हालांकि उत्पादन जो है 1959 से शुरू हुआ था, याद रखिएगा, मतलब ये सही है। दूसरा भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना जो है 24 नवंबर 1965 को की गई थी, ये भी सही है। ठीक है, और जो तीसरा है जामुल सीमेंट वर्क, ये भी दुर्ग जिले के अंदर स्थित है। चौथा जो है ये भी सही है। ठीक है, चौथा भी सही है, मतलब कहने का कि 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो मैंने अभी बताया बाल्को, ठीक है, इसकी स्थापना तो हमने देख लिया, इसको किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, ए सरपंच, बी उप सरपंच, सी ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति, या फिर चौथा विकल्प सर्वाधिक वरिष्ठ नागरिक जो होगा उसको बनाया जाएगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो ग्राम सभा द्वारा उस समय जो निर्वाचित व्यक्ति होगा उसी के द्वारा ही अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए कि कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित शासकों ने
तुमान राजधानी से शासन किया था। 4 यहाँ पे राजाओं का नाम, शासकों का नाम दिया गया है। इसमें से कौन ऐसे 3 थे जो कि तुमान राजधानी से शासन किए थे, बताइए। ए लक्ष्मण राज, सॉरी, पहला लक्ष्मण राज, दूसरा कलिंग राज, तीसरा कमल राज और चौथा रत्न राज। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर होगा? तो याद रखिएगा इसमें जो तो याद रखिएगा इसमें कलिंग राज, कमल राज और रत्न राज जो हैं, इन तीनों ने तुमान राजधानी से शासन किया था। आप सभी को पता होना चाहिए। रत्न राज को एक्चुअली में रत्नदेव भी है, उनका नाम रत्नदेव भी है, ज़्यादातर उनको रत्नदेव के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। लक्ष्मण राज जो है शासन वहाँ से नहीं किए थे। तो 2, 3, 4 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे सुमेलित करने को आ गया। लेफ्ट में आपको खनिज का नाम दिया गया और राइट साइड में उससे संबंधित जो भंडार वाले जो क्षेत्र है उसको दिया गया है। सुमेलित करना है आप सभी को, ठीक है। तो लौह अयस्क, इन चारों में लौह अयस्क कहाँ से मिलता है भाई? तो जो 4 गांव है, ठीक है। तो एक का जो 2 है वो हो जाएगा। बॉक्साइट आप सभी को देखने को मिलेगा फुट का पहाड़, ठीक है, फुट का पहाड़ से देखने को मिलेगा। तो 2 बी का 4 हो जाएगा। हीरा आप सभी को ये पायली खंड जो है वहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है, पायली खंड। चौथा है टीन आपको चित्तल नार से देखने को मिलेगा। तो डी का 3 हो जाएगा। अब इसको आप सुमेलित कर लीजिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी का ये सही हुआ होगा। देख लीजिए, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, राइट, ठीक है, सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 32 की ओर। प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात में क्या क्रम है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5th, ठीक है, 5th पोजीशन है, याद रखिएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना था आप सभी को बताना है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, कि कितना लिंगानुपात था छत्तीसगढ़ का 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 33 की ओर। 33वां प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर ये कि सूची 1 जो कि जलप्रपात है, सूची 2 जो कि नदी है, से सुमेलित करना है, ठीक है। लेफ्ट में आपको जलप्रपात का नाम दिया गया है, राइट साइड में संबंधित नदियों का नाम दिया गया है। सुमेलित करना है कि कौन सी नदी जो है, कौन सी जलप्रपात जो है किस नदी के ऊपर अवस्थित है, ठीक है। तो रक्सगंडा जलप्रपात ये जो है रिहंद नदी, जिसको रेंड नदी भी कहा जाता है, उसके ऊपर स्थित है, मतलब ए का हो जाएगा 4। दूसरा है गोदना जलप्रपात, गोदना जलप्रपात जो है ये उदंती नदी के ऊपर है, तो बी का हमारा हो जाएगा 1। तीसरा है कोठली जलप्रपात जो कि कन्हार नदी के ऊपर स्थित है, तो सी का हो जाएगा 2। और डी है देवपहरी जलप्रपात जो कि चोरनई नदी के ऊपर है, और डी का हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 34वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक के द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ए जाजलदेव प्रथम, बी जाजलदेव द्वितीय, तीसरा पृथ्वीदेव प्रथम और डी है रत्नदेव प्रथम। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, जाजलदेव प्रथम के द्वारा, ठीक है। ये जो ये भी एक कलचुरी शासक है, इन्हीं के द्वारा ही जांजगीर के अंदर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था, और जाजलदेव प्रथम के द्वारा ही जांजगीर शहर की भी स्थापना की गई थी, जाजल्यपुर के नाम से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। प्रश्न को थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िए, कथनों को, इसके बाद उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। पहला कथन है 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया था। दूसरा कथन है इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव भी सम्मिलित थे। तीसरा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी इसका नेतृत्व किए थे। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो पहला कथन तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। दूसरा कथन भी सही है कि ज्वाला प्रसाद मिश्र और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव भी इसमें शामिल थे, और लेकिन इसका नेतृत्व पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि वो उस समय जेल के अंदर थे। तो 1 और 2 कथन ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 36वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है सुमेलित करने का कि युवा रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को संबंधित क्षेत्र से सुमेलित करें। ये लेटेस्ट वाला है, 2026 में दिया गया है युवा रत्न पुरस्कार। तो सुमेलित करना है कि किसको किस क्षेत्र के लिए दिया गया है। लेफ्ट में युवा रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का नाम दिया गया है, राइट साइड में संबंधित क्षेत्र दिया गया है, तो सुमेलित करिए, ठीक है। तो शिल्पा साहू जी को सामाजिक क्षेत्र में दिया गया है, तो ए का हो जाएगा 3। दूसरा है अमित यादव, ठीक है, अमित यादव जी को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, तो बी का हो जाएगा 4। तीसरा है परिधि
परिधि शर्मा को शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। और चौथा है पीयूष जायसवाल, पीयूष जायसवाल जी को एस्ट्रोफिजिक्स के लिए दिया गया है, तो डी का हमारा हो जाएगा 2। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी देखिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए का 3 और बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 37वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ए आर के पाटिल, बी ईडी ब्रेट, सी मिस्टर गेयर और डी मोहम्मद अली। इसका क्या राइट आंसर होगा भाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर के पाटिल जो थे भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 के अंदर हुआ था, ठीक है। उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? आर के पाटिल जी थे, आप सभी को याद होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्न क्रमांक 38 की ओर। प्रश्न है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर ये कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लेफ्ट में पर्यटन स्थल का नाम दिया गया है, राइट साइड में किस जिले में स्थित है आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो पचराही, पचराही किस जिले के अंदर स्थित है भाई? पहले तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो पचराही आप सभी को कबीरधाम जिले के अंदर देखने को मिलेगा, तो ए का हो जाएगा 4, ठीक है। चिटमिटिन माता मंदिर ये कहाँ देखने को मिलेगा भाई? तो ये आप सभी को सुकमा जिले के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बी का हो जाएगा हमारा 3, बी का 3। चौथा है गढ़घनौरा, गढ़घनौरा कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो याद रखिएगा ये आप सभी को कोंडागांव जिले के अंदर देखने को मिलेगा, तो सी का हो जाएगा 1। और डी है मड़ियाखोल जो कि राजनांदगांव जिले के अंदर देखने को मिलेगा, तो डी का हो जाएगा 3। अब इसको सुमेलित करिए, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 कहाँ है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, इतना में ही काम चल जाएगा, हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी का कहाँ है भाई? सी का गढ़घनौरा हमने देखा 1, सी का 1 और डी का 2, राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। प्रश्न है कि 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ के रियासत के नामजद प्रतिनिधि कौन थे? ए किशोर मोहन त्रिपाठी, बी राम प्रसाद पोटई, सी रघुराज सिंह और डी ठाकुर छेदीलाल। क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, जो रघुराज सिंह थे वही 1947 के अंदर जो संविधान निर्मात्री परिषद का गठन हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ के रियासतों के नामजद प्रतिनिधि थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो का 40वां और आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको देखना है कि चारों विकल्प में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ए समोदा में राजनीतिक सम्मेलन खूबचंद बघेल। अच्छा ये भी बता देता हूँ ये कब हुआ था, तो ये 1946 के अंदर हुआ था, ठीक है। 1946 के अंदर देखेंगे तो 7 और 8 दिसंबर को हुआ था। दूसरा है बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह, इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं भुवन भास्कर सिंह थे, पूरा नाम इनका भुवन भास्कर सिंह है, ये भी सही है। और ये 1946 के अंदर ये भी हुआ था और ये 13 से 15 दिसंबर के बीच में हुआ था, 13 से 15 दिसंबर, ठीक है। सी है तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा, और इनसे संबंधित व्यक्ति जो है मोहनलाल बाकलीवाल हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और ये कब हुआ था? 31 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो ये भी मैं डेट लिख देता हूँ, आपको डेट भी याद होना चाहिए। ठीक है। डी है रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना, पंडित रविशंकर शुक्ल। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो रविशंकर शुक्ल जी थे उस समय कहाँ थे? सीताबर्डी, ठीक है। जो सीताबर्डी किला है वहाँ पे इन्होंने झंडा फहराया था। कब? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जो सीताबर्डी का किला है वहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा झंडा फहराना हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। बाकी ए बी सी तीनों के तीनों सुमेलित हैं, डेट भी मैंने बता दिया है, संबंधित व्यक्ति भी बता दिया है, तो याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न आप सभी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रश्नों को लगाया है। इससे पहले जो वीडियो नंबर 1 मैंने लाया था उसको अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और मैं फिर से बता दूं कि हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को 500 क्वेश्चन जो है आप सभी का एग्ज़ाम तक करा दूं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करते रहें, समय आपके पास ज़्यादा रह नहीं गया है, बिकॉज जनवरी भी ये ख़त्म होने को ही है और 22 फरवरी को तो इसका एग्ज़ाम ही है, तो आपके पास ले दे के 25 दिन का समय रह गया है। तो आप बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, अभी टाइम वेस्ट मत करिए। 20 से 25 दिन ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ मत जुड़े रहें, जितना हो सके लिमिटेड रखें, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है।
और करंट अफेयर को अभी से करते रहिए, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।